Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हानिया जवाद। नाजरीन, खितों में बहुत सी तब्दीलियां वाक़ई हैं। इन्हीं तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अहमियत की हामिल है। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का डोमिनेंट फैक्टर क्या है? ये सवाल जो है ये बहुत दिलचस्प है और रेलेवेंट है। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है तीन अहम शख्सियात। एक्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला भट्टू, एक्स फॉरेन मिनिस्टर सोहा बेग एंड हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट हमारे हमजा मकबूल। अस्सलाम वालेकुम हमजा मकबूल। हमजा, मेरा सवाल आपसे है और मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। मेरा सवाल यह है कि हमें आज़ादी को जो है वो 70 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ जो है वो झुकाव की वजह क्या है? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बात? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। सबसे पहले हमें समझना ये है कि फॉरेन पॉलिसी की आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी की जो एक रूट है या जो उसकी बैकबोन है वो इकोनॉमी होती है, ठीक है। जिस कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी वो लीड करेगी कंट्रीज को। आप आजकल देख रहे हैं जिस तरीके से एक घर के अंदर भी अगर एक बंदा कमा नहीं रहा ना, वो वेला बैठा हुआ है, तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये रीज़न है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, जब पाकिस्तान बना एक नई स्टेट थी, हमारे पास चलाने के लिए मुल्क पैसे नहीं थे, ठीक है। डिफेंस के लिए कोई पैसे नहीं थे हमारे पास, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हमें ज़रूरत थी एक दोस्त की जो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमें उस टाइम खतरा था इंडिया से, तो वहाँ पर हमें डिफेंस के लिए अच्छा दोस्त चाहिए था। तो अगर आप पूछें कि हमने रशिया को क्यों नहीं चूज़ किया, अमेरिका को क्यों किया, तो उसके रीज़न ये है कि रशिया एक कम्युनिज़म के मानने वाले थे, वहाँ वो मज़हब का भी इतना असर शौक नहीं था, और हम क्योंकि मज़हब के नाम पर हम बने हैं तो हमारा थोड़ा सा हमने सोचा कि हम अमेरिका की तरफ जाते हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमारी जो सिविल गवर्नमेंट थी उनको गिरा दिया गया और वहाँ पर हमारा इस्टेब्लिशमेंट आ गई, आर्मी का कंट्रोल हो गया कंट्री में। अयूब खान साहब आए, उसके बाद जितने भी डिक्टेटर्स आज तक आर्मी की गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने उनको हमेशा से अमेरिका स्पॉन्सर करता रहा है। हमारे डिफेंस बजट हमेशा डिपेंडेंट रहा है अमेरिका पे। जो आपका डिफेंस बजट है वही आप अगर खुद जनरेट नहीं कर पा रहे, अगर आपकी बाहर से आ रहा है, तो आप कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? तो इसीलिए चाहे आप अयूब खान का दौर ले लें, आप ज़ियाउल हक का दौर ले लें, मुशर्रफ का दौर ले लें, वो हमें डिक्टेट कर रहे थे क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे थे और हमें होना पड़ा। थैंक यू जी। सोहा, मेरा सवाल जो है आपसे ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के इंतखाबात में अफ़गानिस्तान और उसके ताल्लुकात को जो है किस तरह मुतासिर किया, और पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ रिलेशन जो हैं वो किस तरह बहाल कर सकते हैं? आप बता सकती हैं ये? हानिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज इनवाइट करने के लिए। और दूसरा ये कि काफ़ी एक करंट डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता हुआ सवाल है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी ट्रंप और बाइडेन का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मुकाबला रहा है यूएस में, और वो जो मुकाबला है काफ़ी दुनिया की सबकी आंखें थी उस मुकाबले पे। और जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो होता है ट्रंप वर्सेस बाइडेन पॉलिसी का। अब ट्रंप की अफ़गान पॉलिसी क्या थी कि जी हम जो अपने ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर देंगे एट सडन, ठीक है। और बाइडेन की ये फॉरेन पॉलिसी है कि हम उधर अपनी इंटेलिजेंस को छोड़ेंगे, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड वी विल विड्रॉ द ट्रूप्स स्लोली। इसमें पाकिस्तान का ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान का भी यही राय है कि यहाँ ये होना चाहिए, बिकॉज जो गंद आप डाल चुके हैं उसको समेट के जाएं और उसको ऐसे बिल्कुल एम्बेडन ना करें। अब ये हम देखें तो अयूब खान के दौर से जो है वो काफ़ी यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, दे वर फ्लरिशिंग अ लॉट, मगर देन 9/11 केम एंड एवरीथिंग फेल अपार्ट। अब बदकिस्मती ये थी कि अयूब खान के बाद हमारे पास कोई रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं थी जिससे हमें कोई फ़ायदा हो या हमारे ट्रेड बढ़े, और कंसिडरिंग कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा ट्रेड का फ़ायदा भी हमें ही होता है, हमारी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ हमें फ़ायदेमंद में आती है, हमारे फ़ायदे में आती है। तो अब इसका ये बेसिकली मामला ये है
कि जब अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और यूएस थे एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो पाकिस्तान विल हेल्प यूएस, बट ये इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान यूएस की नज़र में सिर्फ अफ़गान नेगोशिएशन की लेंस में नहीं आ रहा, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द लेंस ऑफ ट्रेडिंग। नाउ हाउ हमें IMF की वजह से IMF ने हमें 6 बिलियन रुपीज़ दिए, ठीक है, उसके बाद जो BLL की रिकगनाइज़ किया गया कि उधर इंडियन फंडिंग हो रही है, सही है, तो वो काफ़ी बड़ी हमारी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है। तो हमारे ऊपर वो जो एक दाग लगा हुआ था 9/11 का, उससे हम बाहर आ गए और अमेरिका इज़ फाइनली सीइंग अस एज अ ट्रेड पार्टनर, क्योंकि हम हमारे वी हैव एस्टैब्लिश्ड दीज रिलेशनशिप्स विद अमेरिका एंड दिस इज़ ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि हम अब एक उस ब्लैक लिस्ट से आ गए हैं और हम नॉट ओनली हम अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे मगर हम अपनी ट्रेड अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सोहा, ये पॉइंट आपने जो कहे हैं ये बहुत ही वैलिड है। मेरा सवाल जो है अब्दुल्ला से है। जी अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि CPEC के अंदर जो है 2013 से अब तक अमेरिका जो है वो अमेरिका का क्या किरदार रहा है CPEC के अंदर, आप बता सकते हैं मुझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हानिया आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ इनवाइट किया। तो उसके बाद बात कर रही हैं आप अमेरिका की 2013 से 2018 तक या 19 तक। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1947 से लेके आज 2020 तक पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की बात मानी, लेकिन अमेरिका ने हर प्लेटफॉर्म पे हर बार धोखा दिया। अमेरिका की एक अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ है, पाकिस्तान की अलग फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, चाइना की अलग फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि वो WHO को फंडिंग देते थे और बाकी कंट्रीज़ को फंडिंग देते थे ताकि वो अपने कंट्रीज़ को डेवलप कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे आया उसने फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम पहले अमेरिका को डेवलप करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे, उसके बाद हम गैर मुल्कियों को मतलब दूसरे ममालिक को हम फंडिंग देंगे। तो चाइना जो CPEC है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, चाइना और अमेरिका हैं सुपर पावर्स और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब पाकिस्तान का चाइना के साथ बड़ा, आपको सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना का बड़ा ज़्यादा इकट्ठ जोड़ है। तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से 2013 में जो शुरू हुआ था CPEC का मंसूबा, 2013 से लेके 18 तक रिकॉर्ड काम हुआ है। इस पे प्रोग्रेस इतनी हुई है कि तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन उन 5 साल में अगर आप गौर करें कि पाकिस्तान और US के ताल्लुकात कैसे थे, तो मैं समझता हूँ वो ज़ीरो थे। और जैसे ही 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो फ़ौरन CPEC का मंसूबा डाउन में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, वो सारा काम ही होना बंद हो गया। तो जाहिर बात है, डेफिनेटली एक बड़ा अहम किरदार है US का इसमें। पिछले 2 साल में हमने बड़ा असेस किया है इसे। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर फौज का किरदार है? वैसे इसके अंदर फौज का किरदार किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई भी एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट होता है उस पर फौज का किरदार होना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक उन ममालिक में शुमार करता है जहाँ पे 5% गवर्नमेंट की सुनी जाती है और 95% वो मखलूक है जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते। तो मैं इसका फैसला आप पे और तमाम जो भी नाजरीन हमें देख रहे हैं उन पे छोड़ता हूँ कि ये हुकूमत का इसमें कितना रोल है और आर्मी का कितना रोल है। बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, इसके बाद हम मजीद डिस्कशंस करेंगे। हर रंग, हर सितारा, हर शहर, हर गांव हमारा। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G, एक नया ख्वाब। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो उनके बिगड़ते हुए ताल्लुकात है, इसके साथ साथ मैं सोहा से जो है वो सवाल करना चाहूँगी। सोहा, मुझे बताएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बिगड़ते हुए मामलात के रिश्तों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? देखिए हानिया, जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप है 70 सालों से जब से इंडिपेंडेंस दोनों मुल्कों को मिली है, कभी भी हम लोग कभी एक ग्राउंड या एक टेबल पे नहीं आए, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मसला ही कश्मीर इशू है हमारा। दिस इज़ अ डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 70 ईयर्स
और बदकिस्मती से आज तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अब इसमें इसका रिज़ल्ट निकलने में पाकिस्तान, क्योंकि देखिए जब हम पाक इंडिया रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कश्मीरी तो आता है बीच में, बिकॉज दिस इज़ आवर ग्रे एरिया जहाँ हम लोग आ ही नहीं रहे। और इसमें पाकिस्तान अंडर द गवर्नमेंट ऑफ PTI इन माय ओपिनियन हैज़ गिवन द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स। अब आप देखें कि इमरान खान जो है कहता है कि मोदी इलेक्ट हो जाएगा, मोदी इलेक्ट हो जाएगा, हम नेगोशिएशन करेंगे ऑन कश्मीर इशू, एंड देन ही गोज़ टू ट्रम्प एंड ही सेज कि हम प्ले एज अ रोल ऑफ द बिटवीन टॉकर, कि आप अपने बीच में बात करवाएं हमारी, ठीक है। जो काम शायद मोदी ने अगले कोई 10-12 महीने में करना था, वो मोदी ने प्रेशर में आके 5 अगस्त को जो है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उससे ले लिया, ठीक है। दिस वाज एक जुल्म था हानिया, इतना बड़ा जुल्म था कि कश्मीरियों के साथ, और क्या नाम है, आप सिचुएशन को इतना मिसरीड किस तरह कर सकते हैं, इतनी मिसरीड आपने सिचुएशन कर दी। क्या यू फोर्स मोदी टू स्ट्रिप अवे द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। अब हम बात करते हैं कि द डैमेज कंट्रोल दैट इमरान खान शुड बी डूइंग। अच्छा, तो सबसे पहले तो बात है कि जी UN में वैसे तो इमरान खान UN में वैसे पहुंचा नहीं, इट वाज द कश्मीर इशू, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिवोक्ड, दैट्स व्हाई UN में इमरान खान पहुंचा। अब आप UN में मलेशिया, ईरान, तुर्की के साथ आप UN असेंबली में खड़े होकर एक इनिशिएटिव देते हो कि हम कोलालमपुर समिट करवाएंगे, एक OIC के बिल्कुल पैरेलल, OIC बीइंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, आप उसके पैरेलल खड़े होकर एक आप समिट कराएंगे, एंड यू विल टेक द कश्मीर इशू ऑन द इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। खैर बात होगी, आप एक सजेशन भी देते हैं कि फलां ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आप ये ब्रॉडकास्ट भी कराओ, सही है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टू द डे जिस वक्त जी हमारी बात होनी है कोलालमपुर समिट में, इमरान खान न्यूयॉर्क में जी न्यूयॉर्क में मिलने से पहले आप जा रहे हो सऊदीया के, और फिर आप सऊदीया के त्यारे में जाके आप उनसे ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऑन द 11th आवर यू अनाउंस कि यू आर नॉट अटेंडिंग द समिट। कितनी बड़ी बेइज्जती है कि आप कश्मीर इशू के बारे में रो रहे हो, आप ट्रम्प से मीटिंग करके आके कह रहे हो कि जी हमने 2nd वर्ल्ड कप जीत ली है, आप बंगड़े डाल रहे हो, आप चर्चा किस चीज़ का कर रहे हो, जब आप एक 11th आवर में आके इतनी बड़ी मीटिंग को, इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स को आप मना कर देते हो। क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग, आप प्रीमियर है एक मुल्क की, आपकी एक बड़ी जगह है, आप उल्टा आप जो टर्की, ईरान, मलेशिया की बेइज्जती कर रहे हो कि वो अगर आपके साथ खड़े हो गए, वो आपके लिए मलेशिया जो है अब आपके लिए पाम ऑयल क्राइसिस फेस करे, पाकिस्तान कभी मलेशिया के लिए या ना करे, ठीक है। उसके बाद जो है आप वो करते हो। अब आप देखो, आप सऊदीया के प्रेशर में आके आप इतनी बड़ी जो समिट है इसमें आप नहीं जा रहे, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी अफसोसनाक बात है कि आप सऊदीया के सामने अपने नेशनल इंटरेस्ट रख नहीं पा रहे। हालांकि सऊदीया जस्ट मेयर बिकॉज उसकी दुश्मनी ईरान के साथ है, आपको इतने बड़े समिट के में जाने से रोक रहा है, आप कश्मीर इशू के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। तो ये पाकिस्तान की इधर गलती है कि अफसोस के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डज नॉट ट्रांसलेट द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ बीन अपीजिंग द अदर कंट्रीज, ठीक है। अगर आज इमरान खान सऊदी अरब के सामने रखता है इन द क्लोज डोर मीटिंग्स कि वी नीड टू रेज द इशू ऑफ कश्मीर, द पीपल आर स्ट्रगलिंग देयर, सो मे बी आज हम लोग वो समिट अटेंड करते। अब आप मेरी राय अगर पूछें तो अब दोबारा ये मीटिंग हो जाती तो मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव मिस्ड योर चांस। इंटरनेशनल लेवल पे यू कुड हैव प्रूव्ड कि वी वर सीरियस, यू कुड हैव प्रूव्ड दैट वी नीड द कश्मीर इंडिपेंडेंस। जी, हमजा सोहा ने जैसे जिक्र किया अभिनंदन का, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभिनंदन को छोड़ देने का फैसला जो था ये क्या दुरुस्त था या गलत था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हानिया, सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ कि ये आपके पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तरफ तो इंडिया खड़ा हुआ था अपने मिसाइल लेके, जैसे हमारे शाह महमूद साहब ने बात की मीडिया पे आगे कि आज की रात बड़ी क्रूशल है, ठीक है। और जिस तरीके से अयाज हाजी का बयान है, आपने बातें सुनी है कि बड़े एक मुश्किल हालात थे हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए, बड़ा प्रेशर था, अमेरिकन प्रेशर हमारे ऊपर आया हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी इतने हम कैपेबल नहीं है, हम एक अगर जंग लग जाती है इंडिया के साथ तो हम एक हफ्ते से ऊपर फाइट नहीं कर सकते। तो ये इतनी बड़ी रियलिटी है, इसको हम नहीं छुपा सकते। तो अगर जितना हमारे पास और कोई चारा नहीं था, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम, जैसे कुलभूषण का वाक़या हुआ था, जब उसको गिरफ़्तार किया तो हमने सुना कि जिसको सज़ाए मौत होगी जी वो जासूस है, ये है वो है। लेकिन अब सब ने देखा कि हमारा मौक़िफ़ इतना स्ट्रॉन्ग था शुरू में, लेकिन हम उसको कैरी नहीं कर पाए क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बेतहाशा गलतियाँ हैं। उसमें जो एक्स गवर्नमेंट है वो भी शामिल है जी।
और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया। आप देख रहे हैं तो कुलभूषण को हम किसी मतलब उसका कोई एंडिंग नहीं कर पाए, इसको पनिशमेंट नहीं दे पाए। हम कोर्ट्स में गए इंटरनेशनल, वहाँ पर भी हमें इतनी कोई कामयाबी नहीं मिली। इवन तो हमारी गवर्नमेंट कहती रही है कि जी हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिली। तो ये सारी बातें ये हैं कि वी डोंट हैव इनफ कैपेसिटी कि हम इनसे फाइट कर सके। और हमें इसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हम जब जो इंटरनेशनल लॉबी है उनके साथ हम खड़े हों, वो हमारी बात सुनें। जब हम हमारी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पा रही, डॉलर आप देखें कहाँ तक पहुँच गया है, तो क्यों वो हमारी बात सुनेंगे। मगर हमजा मैं इसमें पिच इन करना चाहती हूँ कि आप क्लेम कर रहे हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमने अभिनंदन को इसलिए रिलीज़ कर दिया। कि आपके ख्याल से वाज़न्ट अभिनंदन अ डिप्लोमेटिक स्केपगोट इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स, ताकि हम उनको ये बता सकें कि वी आर रेडी टू निगोशिएट। क्योंकि देखो हमने भी तो ट्राई किया ना, बट ऑफ कोर्स वो आपकी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। मगर आई गेस अभिनंदन को रिलीज़ करना वॉज समथिंग जो आपने इंटरनेशनल अफेयर्स में ये चीज़ दिखानी थी कि वी आर रेडी फॉर निगोशिएशन। देखिए सर आपकी बात ठीक है यार, एक हद तक ठीक है, लेकिन आपके पास और कोई चारा नहीं था। आप इमेजिन करें कि आप उसको रख लेते, आपके साथ क्या होता? भारत हमला कर सकता था, अमेरिकन प्रेशर था। जैसे कि शाह महमूद ने बात की, मीडिया पे आके उसने बात की कि आज की रात बड़ी क्रूशल है, जिस दिन उसको पकड़ा। बट क्या आपके ख्याल से जो नेशनल कंसेंसस नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चीफ जनरल हमारे उनको लेके बैठ के हो रही थी, ठीक है, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां थी, डू यू थिंक हमारी एस्टैब्लिशमेंट इतनी वीक है कि कमर बाजवा जो हैं वो इसको टैकल नहीं कर सकते? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे यहाँ पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, पाकिस्तान आर्मी को कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा। इसमें एडिशन ये है कि वो ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के हालात बड़े क्रूशल थे, सारों को एतमाद में लिया गया। जैसे सोहा बात कर रही थी कि अभिनंदन को भेजना चाहिए था उधर, क्योंकि तमाम ममालिक ने उधर हमें पजीराई दी इस बात पे। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो देखें, आपको पता है कि हिंदुस्तान कभी भी आप अगर छोड़ भी दें तो वो आपके खिलाफ बात करेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो हमें छोड़ देना भी हमारे लिए कोई इतना बड़ा एडवांटेजेबल साबित नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मेरा आपसे ही सवाल है कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, मतलब बहुत बेहतर भी नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमें पहले इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, फिर कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, या पहले कश्मीर का मसला हल करना चाहिए फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है हमें बेहतर करने चाहिए? देखें, किसी भी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती, उसका एक और सिनेरियो होता है कि आप किसी भी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं तो आप उसके साथ ट्रेडिंग शुरू करेंगे। जो आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ है वो आप एक्सपोर्ट करेंगे, उनसे आप इंपोर्ट करेंगे, वो अपने एक्सेसिव अमाउंट आपको एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी डील होगी, वो जैसे भी हो आपकी डील। तो ऐसे ही जो ताल्लुकात होते हैं वो इस्तवार होते हैं। लेकिन जहाँ तक सिनेरियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, तो ये जंग कोई आज की जंग नहीं है, बिल्कुल। ये जंग 73 साल पुरानी है। ये 1947 से हम लड़ते आ रहे हैं और हमारे कई जवान इसी जंग की वजह से शहीद हो गए। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैं इसका जवाब यही दूंगा कि हमें उनसे मुज़ाकरात करके उनके साथ टेबल टॉक होनी चाहिए। टेबल टॉक के बाद हम पहले उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करें, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी ऑन करें, ताकि हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वहाँ पे कशीदगी नहीं बढ़ेगी। अगर वहाँ पे कशीदगी नहीं बढ़ेगी तो वहाँ पे कोई लोग नहीं मरेंगे, वहाँ पे लोग ज़िबा नहीं होंगे जैसे आज हो रहे हैं। हाँ नहीं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपसे मेरा क्वेश्चन है अब्दुल्ला जी कि आपको लगता नहीं है कि हमने 70 साल के उनको एक उम्मीदों के पुल बांधे हुए उनके लिए, उनको हमने उम्मीद दी है, तो क्या आपको सर मेरी बात सुनो ना, आपने 70 सालों में फेस क्या किया आपने? अगर आपने बातचीत से ही हल करना था तो आपने क्यों नहीं कर लिया? 70 साल गुजर गए, आप नहीं कर पाए। 70 साल गुजर गए हैं इस उम्मीद पे। अब हम अगर सारी जिंदगी इस उम्मीद पे लगा दें तो क्या रोज हम अपने 100 बंदे मरवाते रहे उधर? फिर हमारी फौज की उधर इतना बड़ा जो कुर्बानियां दे रही है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो फिर अगर आपने इंडिया से ट्रेड करना है तो फिर आप, हमारा हक नहीं बनता कि हम एहतजाज करें जो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है, फिर उनको करने दें, फिर हम अपना काम करें, इकोनॉमी को संभालें। मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जो अब तक हो चुका उसमें हिंदुस्तान ने ज्यादतियां की, लेकिन हमारे जो बंदे थे उधर वो वहाँ पे शहीद हुए, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल किया। आप उनका लाइफस्टाइल तो देखें एक दफा।
हमारी सोच बदल जाएगी। अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम कैसे ये सोच भी नहीं सकते कि उधर कोई कशीदगी होगी। जी अब्दुल्ला, मैंने आपकी ये बात बिल्कुल नोट कर ली है और बहुत शुक्रिया आपका। इसको ही लेकर चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इसके बाद वापस आएंगे और इसी पर ही मजीद गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ खस्ता मजे का खोजी, रिवायतों का निगहबान इरफान, लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो। मेरा सवाल जो है मैं सोहा से मुखातिब होना चाहती हूँ। सोहा, मुझे बताएं कि सऊदीया और हिंदुस्तान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इस पर सऊदीया की नज़रअंदाजी पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से काफ़ी इग्नोर हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि बिकॉज एज आई मैंशन बिफोर इन द सेगमेंट, हानिया जो सऊदीया है, सऊदीया इज़ वेरी क्लियर अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट। They are not about the appeasing game. They are not going to compromise on their national interest because जी पाकिस्तान को कोई चीज़ बुरी लग रही है, पाकिस्तान की तुमने इंसल्ट कर दी, पाकिस्तान को तो रोक दिया। अब हम हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ हमारा एक बहुत एक इंसल्टिंग सिचुएशन पैदा कर दी, ठीक है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी सऊदी अरब और यूएई जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर करें या इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्यों ना इस्टेब्लिश करें? क्या हमें नहीं पता कि उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं? क्या हमें उनको नहीं पता उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग कितनी है? क्या क्राउन प्रिंस ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने क्या ये बात नहीं की थी कि आई वांटेड टू इन्वेस्ट $1,000 billion इन इंडिया एंड देन UAE इज रेडी टू इन्वेस्ट $45 billion इन इंडिया? आपके इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं उधर वो आपकी प्रॉपर आपको इन्वेस्ट करें आपकी कंट्री में। दे आर वेलकमिंग द मोदी पर्सपेक्टिव, ठीक है। वो मोदी और सऊदी अरब की जो टॉक्स होती हैं, आप देख सकते हो कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स देयर। और जाहिर सी बात है, इसमें जाहिर सी बात है जब सऊदीया प्रेशर जो है उसमें कोई ना कोई तो मोदी का हाथ भी होगा टू प्रेशर पाकिस्तान से। ये उसके बाद हम ये देखें कि जिस तरह आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, सही है, सऊदी अरब का कोई बयानिया नहीं आया। सऊदी अरब डिड नॉट इवन लाइक से कि दे फील बैड, या जो एक यू नो हर कंट्री का आता है, उनने कोई बयान नहीं अपना दिया। क्यों? बिकॉज दे डू हैव लिंक्स विद इंडिया, ठीक है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी जी हमें आके कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत टफ पोजीशन में है, इसलिए उन्होंने कोई अपना बयान नहीं दिया। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड। नाउ बंदा क्वेश्चन करे कि अच्छा उनकी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, देन व्हाट हैपेंड टू सऊदी अरब की जब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में था जब उसने पाकिस्तान और ईरान और मलेशिया टर्की के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करने थे। इट्स ऑल बिकॉज पाकिस्तान हैज़ नेवर प्रायोरिटाइज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू नो। और उसके बाद आप सबसे एक बड़ी बेइज्जती अपनी देखेंगे जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ तो 24 अगस्त को यूएई मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज़ सो इंसल्टिंग एंड दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग। सो इट्स ऑल अबाउट कि देखिए, हम कभी भी सऊदी अरब को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप इंडिया के साथ क्यों कर रहे हैं। इंडिया हैड पुट इनिशिएटिव्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, दे वोंट स्टॉप। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान की दे मेक देम क्लियर ऑन द क्लोज डोर कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट ये हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ वाई कि हम इग्नोर लिस्ट में। जी सोहा, मैंने आपसे टोटली एग्री करती हूँ और मैंने आपका पॉइंट नोट भी किया है, ये बहुत अच्छा है। मुझे हमजा से मैं मुखातिब होना चाहती हूँ। हमजा, मुझे बताएं कि सऊदीया ने जो हमें बेल आउट पैकेजेस दिए उसकी क्या वजूहात है, इसके बारे में आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो ऑडियंस? जैसे सोहा ने हमें गाइड किया कि जिस तरीके से सऊदी अरब की हेजेमनी थी इस पूरे खित्ते में और सऊदी की ईरान के साथ बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव थोड़ा सा हो रहा था टर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ, और वो समिट वगैरह अटेंड करना चाह रहे थे, तो उस झुकाव को रोकने के लिए 12 अरब रुपये हमें दिए गए, जिसमें से 9 अरब का तेल और 3 अरब हमें करंट अकाउंट में रखने के लिए दिए गए। उसके बाद फिर जी जब ये समिट की बात हुई, जैसे सोहा ने बताया कि मलेशिया और टर्की को हमने यकीन दहानी करवाई कि हम आएंगे, उसके बाद प्रेशर आया सऊदीया का और उस पर बयान दिया हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कि जी चाहे सऊदीया नाराज़ भी हो लेकिन हम तो जाएंगे, ठीक है। जब ये बयान दिया उसके बाद सऊदी अरबिया नाराज़ हो गया और उन्होंने अपने पैसे जो है ना वापस मांग लिए कि आप अपने पैसे भी वापस करें हमारे और हम आपके जो 20 लाख बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी हम निकाल देंगे। इसके अलावा बड़ी एक शर्मनाक बात मतलब सुनने को मिली कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब सऊदी वली अहद के प्राइवेट जहाज़ में स्पीच करने के लिए गए अमेरिका और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात, उनका प्लान था कि वो ईरान की किसी सफ़ीर से मुलाकात करेंगे,
तो इस जब बात का आइडिया हुआ सऊदीया को तो उन्होंने अपना प्लेन वापस बुलवा लिया। तो आप खुद सोचें, और ये कहा कि जी ख़राब हो गया प्लेन, ये मसला कुछ हो गया। तो आप कितनी एम्बैरेसिंग बात है, हमारा प्राइम मिनिस्टर उसका जो प्लेन था वापस बुला लिया गया। और इस पर भी ये गवर्नमेंट आई डोंट नो कि क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जज नहीं कर रहे सिचुएशन को, ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बन रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला भट्टू की तरफ बढ़ना चाहूँगी। अब्दुल्ला, मुझे बताएं कि जो हमारे व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है ये कौन बना रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, अगर मैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का जिक्र करूं इसमें कि उसमें फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, तो डेफिनेटली फ़ौज का तो उसमें अमल दखल ही नहीं होना चाहिए। तो मेरा जवाब भी यही होगा कि फ़ौज का अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, प्रॉपर डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है। लेकिन जैसे अब पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तमाम डेमोक्रेटिक कंट्री से ज़रा हट के सूरत हाल है। यहाँ पे हमारी जो फैसले हैं, तकरीबन फैसले हमारी वो मखलूक करती है जिसे हम नहीं जानते, जो पाउट्स यहाँ पे आगे खड़े होते हैं, हम तो उन्हें जानते हैं लेकिन पता होता है हमें कि उन्होंने फैसला नहीं किया। ये इसमें वो एक शेर याद आ जाता है ना कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। बिल्कुल। कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा किरदार है कि हर बंदे को पता होने के बावजूद कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। एक बात ऐड अप करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बात की, रीज़न इसका मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि हमने अपनी पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं कर रहे, उनको एतमाद में नहीं ले रहे, तो हम खुद ही कहीं ना डिक्टेट हो रहे हैं। जितना हम डिक्टेट होंगे वो ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब आप अपनी पार्लियामेंट को एक पावर देंगे, वहाँ पर आकर इश्यूज़ पर बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इतना कर पाएगी। इस्टेब्लिशमेंट 1947 से इतनी पावरफुल है कि उसे पावरलेस होने ही नहीं दिया गया किसी दौर में भी वो अपने आप। लेकिन भट्टू साहब, आप देखें अगर हमारे जो लीडर्स हैं उनका अगर अपनी एक आइडियोलॉजी हो और वो उस पर कायम रहे, तो आपको लगता नहीं है कि जो हमारी आवाम है वो उसके साथ खड़ी बट अगेन हमजा, इसमें मैं आपको अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ कि आप जो कह रहे हो कि जी हमारे लीडर्स वगैरह, देखिए शुरू से हमारे लीडर्स ने एक नैरेटिव शेपिंग कर दी है, विक्टिमाइजिंग कर दी है, ये भी हमारा दुश्मन, वो भी हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, ये वो। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि एक लीडर जो है वो गाइड करेगा ये वो, जब आपके लीडर ने शुरू से एक आपको बेचारा ही दिखाया है, इंस्टेड आप बताएं। अब यूरोपियन यूनियन की क्यों नहीं एग्जाम्पल लेते? यूरोप ने क्या किया? करेंसी नहीं एक कर दी अपनी, आपस में ट्रेड नहीं शुरू कर दी। मिसाल है दुनिया के लिए, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज हमने शुरू से बताया है। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आपने बोला कि जी आपने भी बात की, आपने कहा कि हमारे लीडर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर हम अगर लीडर्स हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम फिर क्यों आर्मी पे हर बात को डाल रहे हैं? फिर तो हमारी गलती अपनी है। मेरी बात सुने ना, इन्हीं लीडर्स ने ही पाकिस्तान में पहला पार्लियामेंटेरियन सिकंदर मिर्जा डिक्टेटर था, जो यही वो हुक्मरान थे जिन्होंने उसे पार्लियामेंट में एंटर किया। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फिर हम किस तरीके से इस प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं? आप ये प्रेशर, ये दलदल है, इसमें जितना घुसोगे आप नीचे जाओगे, वापस आने का रास्ता नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ साथ हम अपने शो को इख्तिताम पर पहुंचते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।